2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समान विचारधारा की विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लल्लन सिंह, मनोज झा के अलावा तमाम विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया कि किस तरीके से समान विचारधारा के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना है और एक आम सहमति बनाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद कहा कि एक सकारात्मक बैठक हुई है। हमने रणनीति बनाई है कि केंद्र सरकार किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और उसको एक तरीके से जवाब कैसे देना है, इसको लेकर हमने चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सकारात्मक बैठक के अलावा इसमें यह भी चर्चा हुई है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर कैसे लाया जा सके। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार विपक्षी दलों के नेतृत्व कौन करेगा, कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा, तो इस सवाल पर दोनों ने ही चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने कहा कि ये बैठक बेहद ही बढ़िया रही है और इस तरीके की बैठकें होनी चाहिए और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद तमाम विपक्षी दलों की राय लगभग एक जैसी रही। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि ये समान विचारधारा के विपक्षी दल एक मंच पर नजर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस तरीके की परिस्थितियां बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी नहीं जिसमें केंद्र सरकार की खास तौर पर बात करें बीजेपी की तो उसको टक्कर विपक्षी दल दे सकें। लखनऊ में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। कॉलेज, ऑफिस, मॉल, हॉस्पिटल्स को लेकर जारी की गई है गाइडलाइंस। अब आपको सार्वजनिक स्थानों पर उचित दूरी बनाए रखनी होगी, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग को जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल में सबसे ज्यादा कड़ाई का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। एक बेंच पे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, दोनों को उचित दूरी बनाए रखनी होगी और थर्मल स्कैनिंग अब कंपलसरी कर दी गई है। साथ ही साथ किसी बच्चे को सर्दी जुकाम या बुखार होता है, ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो उसको स्कूल जाने पे रोक लगा दी गई है। आज जिला प्रशासन ने ये कड़ाई से उपयोग करने के न करने वालों को दंड की भी कार्रवाई दी गई है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अस्पतालों में भी उचित प्रबंध किया गया है, मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और लखनऊ में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। टीम 9 के साथ बैठक भी कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के सदस्यों के साथ बैठक की, पूरे प्रदेश भर के कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि लगातार लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अगर लोग जाते हैं तो वहां मास्क की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अस्पतालों में डेडिकेटेड रूम के साथ ही बेड्स, दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था भी पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी मतदान कर्मियों को कोविड से सुरक्षा की किट भी उपलब्ध कराई जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आयोग के साथ संपर्क बनाकर साझा की जाए। निश्चित तौर पर ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी इस तरीके के निर्देश जारी करते रहे हैं और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण दर ना बढ़ने पाए। हालांकि अगर अप्रैल माह तक की बात करें तो संक्रमण दर 0.65% है, जो निश्चित तौर पर ही काफी कम है, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता और बचाव की भी जरूरत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से पोस्टर कैंपेन लॉन्च कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आईटीओ चौराहे के आसपास मनीष सिसोदिया को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि वी मिस यू मनीष जी। शायद इस माध्यम से आम आदमी पार्टी जो है मनीष सिसोदिया को याद कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि अगर हमारे साथ मनीष जी होते तो और भी खुशी होती। वहीं बता दें कि मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है शराब घोटाले मामले को लेकर के, और लगातार पार्टी जो है जिसके पक्ष में लगातार पार्टी जो है इस वक्त समर्थन जुटाने में लगी हुई है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में आज भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का बयान। निकाय चुनाव को लेकर के प्रभारी मंत्री ने बयान दिया है। भाजपा कार्यालय पहुंचे अनिल राजभर का बयान। संगठन मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री को दी जिम्मेदारी और निकाय चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी दी है और भाजपा के सामने अकेले चुनौती में कोई नहीं है। जिस तरीके से अनिल राजभर का कहना था, बीजेपी का कोई भी अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है। लगातार हार से सभी पार्टियां आहत हैं और पार्टियां एक
होकर के लड़ेंगी तब भी जो है भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। भाजपा इसके लिए बहुत ही पहले से ही तैयारियों में जुट गया था और जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा। तो जिस तरीके से अनिल राजभर आज गोंडा भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बयान दिया, क्योंकि निकाय चुनाव में सभी पार्टियां दमखम से जीत का परचम लहराने के दावे तो कर रही हैं, लेकिन भाजपा लगातार जो है दौरे कर रही है और अनिल राजभर प्रभारी मंत्री आज गोंडा पहुंचे। उन्होंने जीत के लिए पार्टियों की रणनीति भी बनाई है और जल्द ही जो प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को एक से बढ़कर एक कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, वो है वंदे भारत ट्रेन की। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली तौर पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। वहीं इसके साथ ही हम आपको अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि ये जो ट्रेन है दिल्ली से राजस्थान आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देगी। इसमें जयपुर, पुष्कर, अजमेर शरीफ, दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से जहां आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जो उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अजमेर से सुबह 6:20 में ये ट्रेन रवाना होगी। 7:50 पर जयपुर जंक्शन पहुंचेगी और यहां से सुबह 7:55 पर ये रवाना हो जाएगी और 9:35 पर अलवर पहुंचेगी। वहीं इसके साथ ही ये ट्रेन फिर 9:30 बजे चलेगी और फिर दिल्ली कैंट तक पहुंच जाएगी। इस ट्रेन के आने से कई फायदे हुए हैं, जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आम जनता को राहत मिलेगी, आने जाने का जो सफर है वो पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा। राजस्थान में इन दिनों सियासी तूफान छाया हुआ है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव जगजाहिर है। दरअसल पीएम मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इससे जयपुर के और दिल्ली के बीच का सफर आसान हो जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में इन दिनों सियासी उथल पुथल क्या है, ऐसे में अशोक गहलोत का यहाँ आना सराहनीय है। उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और वहीं इसी कड़ी को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चारधाम यात्रा 2023 को सुगम पूर्वक सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य के साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ परिवहन मुख्यालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। साथ ही इस दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को मंत्री द्वारा दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इस बार होने वाली चारधाम यात्रा परिवहन विभाग पूरी तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी मात्रा में बसों का इंतजाम भी किया है और साथ ही यात्रियों को उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद से निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख से अधिक का मूल्य जो है अगर अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहा है और उसके पास दस्तावेज नहीं है कि आखिर वो पैसा किसका है और कहां लेके जा रहा है, तो उसे पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि इस निर्देश को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जिसके सभी जिला अधिकारियों को भिजवा दिया गया है और उन्हें कड़ाई के साथ पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर गाड़ी में किसी प्रकार की शराब या कुछ और अन्य सामग्री भी अगर पाई जाती है तो वो भी जब्त करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए लेकर निकल रहे हैं तो आपको उन पैसे का पूरा हिसाब किताब आपको अपने पास रखना होगा, जिससे कि सरकार आपका पैसा न जब्त कर सके। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 17 राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। ये मैच महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए ऐतिहासिक मैच है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का बतौर सीएसके कप्तान ये 200वां आईपीएल मैच है। बता दें, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और 11 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है।
महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक की 199 मैचों में कप्तानी में 120 बार चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया है, तो उनका विन परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। और आपको बता दें, कई बार ये भी सुनने में आता है कि ये सीजन आईपीएल 2023 का सीजन महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन है, लेकिन 200 मैच कंप्लीट करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की निगाहें जो हैं अगले सीजन पर भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि एमएस धोनी यानी कि माही हमें आईपीएल 2024 में भी नजर आए। अलीगढ़ में आज वकीलों ने हड़ताल रखी और प्रदर्शन किया। वकीलों ने कानपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल रखी और प्रदर्शन किया। कानपुर में जो वकील हैं वहां पर उन्होंने जिला जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूरा हड़ताल का आह्वान किया है। यूपी के 65 जिलों में हड़ताल है, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल है। अलीगढ़ में वकीलों ने हड़ताल के साथ साथ एक बड़ा प्रदर्शन सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किया। बाराबंकी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेल लेने जा रही कार पेड़ से टकराई, कार सवार 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल। मामला जनपद बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां दरियाबाद थाना क्षेत्र के अलियाबाद पुलिस चौकी पर तैनात 3 सिपाही कार से तेल लेने जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में तीनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल सिपाहियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां पर 2 की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं 2 सिपाहियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बागपत में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला बागपत जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र सबगा गाँव का है, जहाँ पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही परिजनों की हत्या करके उनके खून का गुनहगार बन गया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप, अपनी बुआ और अपने चाचा की गला घोंटकर हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद वह गांव में ग्रामीणों को कह रहा है कि मैंने हत्या कर दी है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जब पुलिस ने पूरे मामले का पता लगा, आनन फानन में गांव पहुंचती है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। हत्या की जो वजह है वो जमीनी रंजिश बताई गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश भी। इटावा में हुआ अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। इटावा पुलिस ने असला बनाने वाले गिरोह के 3 साथियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ के दौरान हुए कई बड़े खुलासे। बदमाशों से लगभग दर्जन भर असला किए गए बरामद। पकड़े गए बदमाश सुनसान वाली जगह चुनते थे और यहीं से असला बनाने का काम करते थे, और इन्हीं जगहों से इन असलों की सप्लाई अन्य जनपदों में की जाती है। एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा ने पुष्टि की और कहा कि आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता के कारण मिली यह बड़ी कामयाबी है, और आशंका भी जाहिर की कि इन असलहों का इस्तेमाल आगामी निकाय चुनाव में अराजकता फैलाने के लिए भी किया जा सकता था। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने हथियारों और जखीरे के साथ 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, निकाय चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, हापुड़ पुलिस भी सक्रिय हो रही है, जिसको लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 7 बदमाश जो है ऑन डिमांड हथियारों की तस्करी करते थे। ये लोग रिवाल्वर, पिस्टल, वेपनिया, तमंचे की अवैध तस्करी हापुड़ जनपद में ऑन डिमांड करते थे। एसपी ने ये भी बताया कि ये लोग रिवाल्वर को करीब 25 से 40 हज़ार, व पिस्टल को 30 से 35 हज़ार, वेपनिया को 7 से 8 हज़ार रुपये में बेचते थे। हापुड़ पुलिस ने इन बदमाशों में से एक 15,000 का इनामी बदमाश भी है, जो हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र से एक प्लाईवुड व्यापारी के यहाँ डकैती में फरार चल रहा था। पूर्व हज मंत्री बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी की आज तकरीबन 40,000 किलो से ज़्यादा जो मीट है उसको नष्ट किया गया है। मेरठ पुलिस लगातार पूर्व हज मंत्री याकूब कुरैशी पर कार्रवाई कर रही है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मेरठ के अंदर आज याकूब कुरैशी का 40,000 किलो मीट नष्ट किया गया है, क्योंकि जो अवैध प्रोसेसिंग फैक्ट्री में याकूब कुरैशी पर मुकदमा दर्ज हुआ था, याकूब सहित 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद आज जो मीट फैक्ट्री है उसमें जो नमूने लिए गए थे उसमें 9 नमूने फेल हुए थे, जिनको नष्ट किया जा रहा है।
कोर्ट के रिलीज ऑर्डर होने के बाद पुलिस ने उसको नष्ट किया है। लगातार देखा जाए याकूब समेत परिवार के 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद याकूब और याकूब के बेटे सहित जितने लोग थे सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल की बात की जाए, याकूब कुरैशी सलाखों के पीछे हैं, साथ ही याकूब के दोनों बेटे जमानत पर बाहर हैं। शाइस्ता बेगम जो याकूब कुरैशी की वाइफ है वो भी इस वक्त जमानत पर बाहर है। पुलिस ने अभी तक की बात की जाए 31.77 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की थी और लगातार आगे की जो जानकारी है उसे जुटाने में पुलिस लगी हुई है और जो संपत्ति है उनको चिन्हित करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 0.2 सरकार बनने के बाद पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी अपराधी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से पूर्व हज मंत्री याकूब कुरैशी पर मेरठ में लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पूर्व जनपद पीलीभीत में 4 दिन पहले हुई मारपीट में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के खमरिया पट्टी में जगन्नाथ के गांव के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। जब 4 दिन पूर्व जगन्नाथ अपने खेत में गया था तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और इतना मारा कि वो बेशुद्ध हो गया। वहीं परिवारजन उसको पूरनपुर CHC ले गए। उसके बाद हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया, तो वहां भी सुधार ना होने पर उसको पीलीभीत रिफर कर दिया गया। वहीं आज जब उसको घर लाया तो उसको आते ही यहाँ पर उसकी मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत हुई कि परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि उसने पुलिस को भी शिकायत की थी, पुलिस में बात कही थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं आज जब उसकी मौत हो गई तो परिवारजनों ने उसके सब को लेकर के पूरनपुर पीलीभीत हाईवे 730 हाईवे पर सब रखकर जाम लगा दिया गया। जैसे ही जाम लगाया कि पूरनपुर पुलिस, सेरामऊ थाना उत्तरी पुलिस और माधव टाना पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उसको मनाने का प्रयास करने लगी। वहीं आश्वासन दिया कि आपके इस कार्य जो भी आपके साथ घटना घटी है, जो कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। वहीं मृतक के भाई नन्हे लाल का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दरोगा राम कुमार से कई बार भी शिकायत की लेकिन उसने भी गाली गलौज करके मुझसे भगा दिया। तो वहीं आशुतोष रघुवंशी जो थाना प्रभारी कोतवाली प्रभारी पूरनपुर है, उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। जनपद ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है कर रहे थे, जिसमें SDM महोदय ओबरा को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने छात्रों के बीच आके उन लोगों के छात्रों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए उनको आश्वासन भी दिया। मैं बता दूं कि ओबरा ये छात्रों की मांग थी कि ओबरा जो है कि विद्यालय को जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो बोर्ड का इंटरमीडिएट कॉलेज है, जिसको ओबरा बोर्ड ने लीज पे DAV जो कॉलेज है उसको लीज पे 36,000 रुपया सालाना के लीज पे जो है कि दिया है। इसी एवज में छात्रों ने ये मांग किया कि हम लोग गरीब बच्चे अगर इस तरीके से अगर DAV को दे दिया जाएगा तो हम लोग गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जिसको देखते हुए छात्रों ने आंदोलन किया। वहीं पे SDM महोदय ने आके उन छात्रों का ज्ञापन लेते हुए मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने के आश्वासन दिया। जनता के बीच डर का माहौल बनाने के लिए एक हिस्ट्री सीटर बिसरक कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका नाम अजय त्यागी बताया जा रहा है कि जनता के बीच माहौल बना रहा था। अवैध पिस्टल लेकर 32 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ क्षेत्र में घूम रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर बिसरक कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखा जा रहा है कि उसके खिलाफ 302 समेत जो हत्या के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, गैंगस्टर के मुकदमे, तमाम मुकदमे उसके खिलाफ हैं। पहले से ही बिसरक कोतवाली से वो हिस्ट्री सीटर है। पुलिस ने अब उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसके मौके से अवैध जो पिस्टल है वो बरामद कर और कारतूस बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। हालांकि देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी नीति पर लगातार जो नोएडा पुलिस है वो कार्रवाई कर। बिजनौर के नूरपुर शहर में आज ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे देख लोग हैरान हैं। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर के नूरपुर में आज नई नवेली दुल्हन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर के नूरपुर थाना प्रभारी के मुताबिक बताया गया है कि नई नवेली दुल्हन 4 महीने पहले ही निधि यादव की शादी हुई थी और आज अकेले घर पे होने के कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मुख्य कारण तभी पता चल पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल नई नवेली दुल्हन के परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, हो सकता है कि हमारी लड़की की हत्या भी की गई हो, लेकिन मुख्य कारण तो तभी सामने आएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बिजनौर
जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहाँ पर राजकीय मृत्यु कॉलेज का निर्माण चल रहा है, बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, लगभग पूरी होने के करीब है। सूबे के उप मुख्यमंत्री BS पाठक जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी जी जान से सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आए दिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करते हैं। इसके बाद भी यहाँ पर ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो कि वाकई में अजीब है। दरअसल एक व्यक्ति मुसाफिर खाना के रसूलाबाद से यहाँ पर अपने आप को दिखाने आता है और वो यहाँ पर OPD के बाहर ही दम तोड़ देता है। जब इस बात की भनक OPD में बैठे डॉक्टर को लगती है तो वो OPD के बाहर निकलते हैं और वो उस मरीज का हालचाल देखते हैं और बताते हैं कि इसकी मौत जो है तो ऑक्सीजन सिचुएशन की वजह से हो गई है। इस बात की जानकारी जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सलील श्रीवास्तव को हुई और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया उनके संज्ञान में अभी मामला नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है उसकी निरंतर जांच कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों का। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा की सेक्टर 63 पुलिस ने दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर व्यापारियों से अरबों की ठगी करने वाली 25,000 की इनामी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शातिर महिला नीलकमल पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि सेक्टर 58 थाने से 2020 में बहुचर्चित ड्राई फ्रूट घोटाले में महिला वांछित चल रही थी। खबर सोनभद्र से है, जहां राज्य सरकार के ओबरा थर्मल पावर द्वारा वित्त पोषित ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को निजी हाथों में सौंपे जाने की बात कही जा रही है, जिसका एक लेटर पूरे जिले में वायरल हो रहा है, जिससे छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी सकते में डाल दिया है। यहां कॉलेज का निजीकरण कर दिया गया है। कॉलेज की फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को जहां 25 रुपए, पिछड़े वर्ग के छात्रों को 20 रुपए का भुगतान, तो वहीं अनुसूचित जाति जनजाति को मात्र 5 रुपए महीने फीस का भुगतान करना होता है। लेकिन प्राइवेट हाथों में कॉलेज चले जाने से 1000 रुपए फीस होने का अनुमान है। शांतिपूर्वक बैठे थे अपनी बात रखने के लिए और मुझे बुलाया तो मैं आया इनसे मिलने के लिए और अपने कुछ मांगे दी हैं जिनको हम शासन स्तर पे भिजवाएंगे और अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। इनको सूचित कराया गया कि अभी अधिसूचना लागू है तो ये सब अनुमन्य नहीं है, तो ये अच्छे विद्यार्थी की तरह मानकर बात को अपने घर जा रहे हैं और इनकी बात को शासन तक पहुंचाएंगे। इन लोगों की सर मांगे क्या थी? इनकी मांग ये है कि यहाँ पे लीज पे दिया जा रहा है जो इस स्कूल को, तो इस संदर्भ में इनकी कुछ मांगे हैं जो कि शासन स्तर पर प्रेषित कर दी जाए। हाँ, ये शांतिपूर्वक बैठे थे अपनी बात रखने के लिए। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और ये तोहफा प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में राजस्थान को सौंपा है। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के
सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।